Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will discuss about JNU MSc Life Science Entrance Exam 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो ये पार्ट सेकेंड वीडियो है. पार्ट फर्स्ट के अंदर भी मैंने 2019 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराए थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, नाउ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज यूज टू ट्रीट. तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो किस पेशेंट को हम देते हैं? तो जो पहली कंडीशन है दैट इज़ द माइस्थीनिया ग्रेविस. इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी जो मसल्स है आर्म्स और लेग्स की वो वीक हो जाती है, तो ये इसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन्स देंगे नहीं. ओके, नाउ सेकेंड इज द एकोन्ड्रोप्लेज्मिया प्लेजिया. तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और हेड होता है वो इनलार्जमेंट हो जाता है. तो इस कंडीशन में हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं बट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं देते. ओके, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो आपका सी होगा, ड्राफनिज्म. ड्राफनिज्म क्या होता है कि इसके अंदर जो पर्सन है उसकी अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ओके, तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से वो पर्सन या तो 3 फीट होगा या 3 फीट से छोटा होगा. ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पर्सन को उसको ग्रोथ हार्मोन देते हैं. ओके, इंजेक्शन के थ्रू. एंड थर्ड इज द डचन मस्कुलर डिस्ट्रफी. तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी मस्कुलर वीकनेस होती है. बॉयज़ के अंदर ज़्यादा होती है, गर्ल्स क्या होती है, कैरियर होती है. अगर गर्ल्स इन्फेक्टेड भी होती है वो माइल्ड होगी. ओके, सो सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए. इसके अंदर ओनली सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके, नाउ which of the following aspect of eukaryotic RNA polymerase second is specially involved in initiation of RNA synthesis? So इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट इज द CTP serine 5 phosphorylation. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ chemolithotropes are those bacteria which can utilize. ओके, जो कीमोलिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को यूज़ नहीं करते, लाइट को एज अ सोर्स यूज़ नहीं करेंगे. तो उनको क्या करना है, सेल एनर्जी के लिए वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करेंगे. तो वो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल बायोसिंथेसिस. सो ऑप्शन नंबर 1 इज correct. Okay, now which one of the following parameter will increase if a flaccid cell is placed in a hypotonic solution? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है. तो जो हाइपो में क्या होता है, हाइपोटोनिक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो होती है कम. ओके, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हुई तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा. ओके, दैट कंडीशन इज नॉन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ओके, इसका जस्ट उल्टा होता है हाइपरटोनिक. ओके, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. ओके, नाउ हमें यहाँ पे क्या बात करनी है, हाइपोटोनिक. ओके, तो आप ऐसे समझो, ये एक बीकर है, यहाँ पे हमने फ्लैसिड सेल डाली. ओके, तो बाहर क्या है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन है और वाटर की कंसंट्रेशन W, वाटर ज़्यादा है. तो वाटर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा. जब वो सेल के अंदर एंटर करता है तो इसकी जो सेल होती है वो स्वेल हो जाएगी. ओके, बर्स्ट नहीं होगी, बिकॉज ये कि जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर कवरिंग होती है सेल वॉल की. ओके, सेल वॉल की कवरिंग होती है, इसलिए ये कभी सेल वॉल कभी ब्रश नहीं होती. बट एनिमल की अगर यहाँ पे एनिमल की सेल हो जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो वो बर्स्ट हो सकती है. ओके, नाउ तो यहाँ प्लांट की सेल वॉल ली है हमने, प्लांट की सेल ली है तो वो बर्स्ट नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे सेल वॉल की कवरिंग होती है. ओके, तो जैसे ही पानी अंदर गया तो इस वॉल के अंदर, इस सेल के अंदर टर्जिट प्रेशर होगा, वो इंक्रीज हुआ.
और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा। जो सो ओवरऑल क्या है, तो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज आपको क्या कौन सा ऑप्शन हो रहा है, दैट इज द डी, प्रेशर पोटेंशियल। क्या हुआ कि ये जो सेल है, सेल के अंदर वाटर, बाहर वाटर ज़्यादा है, जब वाटर अंदर गया तो सेल स्वेल हो गई, स्वेल होने से इसकी वॉल में टर्जर प्रेशर इंक्रीज हुआ, टर्जर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड कैन बी प्रिपेयर बाय लिंकिंग phenylalanine एंड द ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ये आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला गया है कि 3 पेप्टाइड, ओके, दैट इज द, एक तो है आपका फिनाइल एनिलिन, ओके, इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, एक है एनिनिन, ओके, और थर्ड है दैट इज द ग्लाइसिन, उसको जी से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 7 आने में कितनी बार होगी, तो जब 3 चीज़ें होती है तो आप 3 फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, ओके, इक्वल टू 6, कितना होगा 6। तो ये जो 3 नंबर है, तीनों बार बार एक ही साथ में आने की प्रोबेबिलिटी 6 बार होगी। ओके, 6 टाइम्स। लाइक ऐसे देख लेते हैं, ए एक बार ए जी एफ हो जाएगा, ओके, दूसरी बार ए एफ जी हो जाएगा, ओके, तीसरी बार जी ए एफ हो जाएगा, फिर फोर्थ बार जी एफ ए हो जाएगा, फिर एफ ए जी हो जाएगा और एफ जी हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल आपको कैसे सॉल्व करना है कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितनी बार पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, तो उसको हम 3 है तो 3 फैक्टोरियल यूज़ करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ओके, इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, now which one of the following statement is not true for the dikaryotic stage of fungal life cycle? ओके, तो इस क्या होता है, जो फंगल होती है उसकी डायकैरियोटिक स्टेज, इसके अंदर क्या होता है कि 2 हाइफी होगी, हाइफी क्या होती है, फ्यूज़ होती है। ओके, 2 हाइफी फ्यूज़ होगी, तो इन दोनों का जेनेटिक जो मटेरियल्स है, दैट साइटोप्लाज्म, ओके, वो मिक्स हो रहा है। साथ ही साथ इसकी जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ऐसे समझो, और इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस मिक्स हो रहा है बट फ्यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, मीन्स लास्ट में कैसी कंडीशन आ रही है, ऐसी, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी कंडीशन है, मीन्स यहाँ पे जो मटेरियल था वो फ्यूज़ हो गया। ओके, तो प्लाज्मोगेमी कंडीशन, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो सेल हैज़ अ 2 न्यूक्लियस। ओके, नाउ इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, दैट इज अ डिप्लॉइड सेल्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही हो रहे हैं। ओके, फिर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, इट कैन अंडरगो मियोसिस, मियोसिस कहाँ पे होगा, मियोसिस यहाँ पे नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ व्हेन अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन मेल्ट, देन देयर विल बी, क्या होगा, अगर कोई आयरन है, ओके, आयरन का पीस है, उसको मैंने मेल्ट किया, मीन्स उसको उसकी फॉर्म मैंने चेंज कर ली, मीन्स ये सॉलिड था, सॉलिड को मैंने लिक्विड में चेंज किया, तो यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे, दैट इज़ द एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड द एंट्रोपी। तो पहले हमें समझना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, मीन्स ये जो आयरन है, आयरन कैसा था, सॉलिड था, उसको मैंने मेल्ट कर रही हूँ, मीन्स आप ऐसा मानो मैं लिक्विड में चेंज कर रही हूँ। ओके, तो जो जैसे मैंने इसको हीट दी, गर्म किया तो हीट दी तो ये इसके जो पार्टिकल्स थे, लाइक मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, वो क्या होगा, रैंडमनेस आ जाएगी।
ओके, तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस आएगी, तो ये रैंडमनेस आ रही है, दैट इज नॉन एज द एंट्रोपी. सो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मीन्स एंट्रोपी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. ओके, नाउ सेकंड आता है एंथैल्पी. तो एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट होता है. एंथैल्पी क्या होता है कि कोई चीज़ सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होती है, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. मीन्स इसको मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर दिया, 2 दिया, 3 दिया, हाउ मेनी डिग्री टेम्परेचर वी विल प्रोवाइड. ओके, तो कितना हमने इसको टेम्परेचर दिया, जो वो डिग्री, जो वो एनर्जी उसको दी ना, तो वो होती है एंथैल्पी. ओके, इट रिक्वायर एनर्जी, दैट एनर्जी इज नॉन एज द एंथैल्पी. इसको मैं कितनी एनर्जी दूंगी जिससे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए. ओके, तो यहाँ पे एंथैल्पी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है ना, क्योंकि ये आयरन है, तो आयरन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. तो इसी वजह से यहाँ पे एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है. जब एंडोथर्मिक मीन्स ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है. जब किसी सराउंडिंग से हीट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट प्रोसेस नॉन एज एंडोथर्मिक. उस कंडीशन में एंथैल्पी इंक्रीज होगी. अगर ये मान लो लिक्विड से सॉलिड में मैंने कन्वर्ट किया, तो इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक होती, मीन्स हीट को बाहर रिलीज आउट करता, तो वहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज होती. बट यहाँ पे हम हीट को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है. ओके, सो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई, एंथैल्पी भी इंक्रीज हो गई. थर्ड क्या था, दैट इज द इंटरनल एनर्जी. ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मान लो कि ये आयरन है. ओके, इसको मैंने एनर्जी दी, तो ये कैसा सॉलिड स्टेट में, अब इसको किस में चेंज होना है, लिक्विड में. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसको पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा अंदर, अपने अंदर. सो टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम. ओके, द मेल्टिंग प्रोसेस सिस्टम टेक अ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. यहाँ से सराउंडिंग से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है. तो अपने अंदर जो हीट को इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नॉन एज द इंटरनल एनर्जी. तो ओवरऑल बात ये हुई कि जब किसी सिस्टम को, जब किसी फेस, अगर हम फेस चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, ओके, तो यहाँ पे हमें एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी तीनों इंक्रीज हो रही है. सो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इंक्रीज हो रही सारी, तो डिक्रीज वाला काट दो, डिक्रीज वाला काट दो, डिक्रीज वाला कैंसिल कर दो. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज एंड द एंथैल्पी इज इंक्रीज. ओके, नाउ 37. Assume the average molecular weight of amino acid is the 110 Dalton. Okay, what would be the molecular weight of the product encoded by the gene? इसमें क्या पूछा गया है कि एक अमीनो एसिड है, उसका मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा, 110. ओके, 110 डाल्टन. ओके, नाउ तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे ये कोडोन है. अब कोडोन क्या करेगा, ट्रिपलेट कोडोन क्या करता है, अमीनो एसिड को कोड करेगा. ओके, इनमें से जो स्टार्ट कोडोन दे रखा है एक एंड कोडोन, मीन्स स्टॉप कोडोन दे, TA क्या है, एक स्टॉप कोडोन है. ओके, तो जो TA स्टॉप कोडोन है, आपको पता है जो स्टॉप कोडोन होता है वो किसी को भी कोड नहीं करता है, मीन्स किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा. सो जो 174 है उसमें से एक कोडोन रिमूव कर दो, दैट इज द 173. ओके, हमें क्या करना है, मॉलिकुलर वेट निकालना है. एक अमीनो एसिड का मॉलिकुलर वेट 110 होता है, तो 173 का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रायोफाइट डू नॉट हैव अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये पहला स्टेटमेंट गलत है. बायोफाइट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखता है ना. अब बात आती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों फेज रखता हो. ओके, मीन्स जब उसकी सेक्सुअल फेज होगी, दैट इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन. ओके, उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होगा. और सेकेंड होती है असेक्सुअल फेज, उसके अंदर स्पोरोफिटिक कंडीशन बोलते हैं उसको. उसका मीन्स इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा. ओके, मीन्स ब्रायोफाइट के अंदर दोनों कंडीशन होती है, गैमेटोफाइट
और स्पोरोफाइट। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में क्या दे रखा है, इन अ ब्रायोफाइट जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन इज एब्सेंट, तो ये तो गलत दे दिया, क्योंकि अल्टरनेशन जनरेशन होगी तो स्पोरोफिटिक जनरेशन भी है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। सो बोथ दी स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ विच प्लांट टिश्यू इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे दे रखा है कि प्लांट का कौन सा टिश्यू हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं। हम वुड यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, तो वुड कैसे बनती है, दैट इज़ द जाइलम एंड फ्लाइम। जाइलम एंड फ्लाइम क्या होती है, तो जाइलम की जो सेकेंडरी जाइलम होती है वो जब ड्राई हो जाती है तो वुड का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो वुड को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर के लिए, तो वस्कुलर के अंदर क्या आता है, जाइलम एंड फ्लाइम आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ व्हाट द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल हैव अ AB ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कोई पर्सन है, ओके, उसका जो बेबी है दैट इज द AB, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ अ मदर हैव अ, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, IA मीन्स A ब्लड ग्रुप है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, IB एंड I। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसका ब्लड ग्रुप AB कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, देखते हैं। तो इसके अंदर जब इसको हमने इसके साथ क्रॉस किया तो ये होगा AB, इसको इसके साथ किया तो आएगा आपका A, इसको इसके साथ किया दैट इज द AB। ओके, अब आगे इसको इसके साथ किया तो A। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको 2 A मिल रहे हैं और 2 AB के ऑप्शन मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 AB के ऑप्शन मिल रहे हैं, मीन्स आपको कितनी जनरेशन मिल रही है, 50%। कितनी, 50%। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ व्हेन अ मैक्रोफेज इनकाउंटर अ पैथोजन द फॉलोइंग सीक्वेंस इवेंट अकर टू क्लियर अ पैथोजन्स। तो जो फैगोसाइट्स होता है, फैगोसाइट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैक्रोफेज होता है, उसके अंदर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होती है। ओके, तो यहाँ पे सपोज कर ले ये मैक्रोफेज है। ओके, तो सबसे पहले क्या, कीमोटैक्सिस होगा, फिर वहाँ पे जो एंटीजन होगा यहाँ बाइंड होगा, जैसे ही एंटीजन बाइंड हुआ तो फैगोसम्स बनेगा। ये जब इंगल्फमेंट होगा फैगोसम्स, ये इसको इंगल्फ करेगा और यहाँ पे वेट, सपोज कर लीजिए ये एंटीजन है। ओके, तो ये इसके अंदर एंटर किया, ये एक फैगोसम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, फैगोसम्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर होगा फैगोलाइसोसोम, मीन्स एक लाइसोसोम होता है। ओके, और ये फैगोसोम्स, ये दोनों फ्यूज रहेंगे। ये जो लाइसोसोम फैगोसोम्स के अंदर फ्यूज, जैसे ही फ्यूज होता है तो जो पैथोजन होता है वो किल हो जाता है। ओके, इसके इस टाइप में ब्रेक डाउन होता है। फिर ये जो इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है वो इसको एंटीजन को प्रेजेंट करेगी। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कीमोटैक्सिस, एधेरेंस, फैगोसोम्स का हो रहा है, देन लाइसोसोम फैगोसोम से फ्यूज हो रही है, पैथोजन किलिंग हो रहा है, देन एंटीजन प्रेजेंट। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, ड्रोसोफिला हैज बीन अ वर्कहॉर्स एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो ड्रोसोफिला है उसको हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स में यूज करते हैं जेनेटिक्स में। ओके, तो इसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट द डिप्लॉइड ड्रोसोफिला कंटेन। यहाँ पे जो ड्रोसोफिला है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे गए। सो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर वो 8 होते हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी पॉसिबल isomer can be written for an inorganic coordinations compound of the MAXBY where the M is represent the central, means यहाँ M को सेंटर में रखना है और ABXY को यहाँ पे साइड में लाइगेंड्स की जैसे साइड में रखना है। ओके, तो आपको कोऑर्डिनेट लाइगेंड्स बनाना है, मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपको बनाना है। ओके, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको कुल मिला के आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। ए को आपको कांस्टेंट रख दिया, ओके, फिर एक बार यहाँ आपको ए के ऑपोजिट बी रखा, देन एक्स रखा, फिर वाई रखा, ओके। सो ऐसे करके आपको 3 आइसोमर्स फॉर्म मिली, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एक्स क्रोमोसोम इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्स क्रोमोसोम के लिए इनकरेक्ट है? ओके तो पहले हम बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन रिजल्ट इन टर्नर सिंड्रोम। तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ओके, क्रोमोसोम होते हैं, तो जो क्रोमोसोम होते हैं जब ये क्रॉसिंग ओवर कंडीशन में आते हैं तो उसका जब सेपरेशन होना होता है तो सेपरेट होता नहीं है, सेपरेट नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो ये क्रोमोसोम किसी एक के अंदर चला जाएगा, या तो किसी एक के अंदर चला जाएगा या फिर उसके अंदर खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। तो ये जो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता, इसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर 2 कंडीशन आती है, या तो एक्स नंबर बढ़ जाएगा, अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, दैट इज द ट्रायसोमी कंडीशन, ओके। नाउ अगर उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो उस कंडीशन में बोलेंगे हम मोनोसोमी कंडीशन, उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। एक्स क्रोमोसोम के लिए बोल रही है। नाउ फिर आपका है वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इज इनएक्टिवेटेड। तो फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स क्रोमोसोम वो इनएक्टिव हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं दैट इज द लायोनाइजेशंस, ओके। सो ये भी सही है। फिर है एक्स लिंक कैरेक्टर आर पास फ्रॉम फादर टू डॉटर। अब आप सोचो कि जो फादर होता है उसके अंदर एक्स एंड वाई कंडीशन होती है फादर के अंदर, तो अगर एक्स लिंक यहाँ पे अगर किसी यहाँ पे डिजीज़ है तो वो श्योर सी बात है डॉटर के अंदर ही जाएगी। अगर यहाँ पे होती कंडीशन वाई के ऊपर तो बात करते कि ये कंडीशन सन के अंदर जाती, बट यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक कैरेक्टर पे है तो ये डॉटर के अंदर जाएगी, तो ये वाला भी सही है। फिर आता है इन अ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स सेल विल हैव अ 2 बार बॉडीज। तो ये इनकरेक्ट होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो 1 बार बॉडीज होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ओके। मेजर इन रेडियन देन एक्स, इसको सॉल्व करना है, ओके। सो कौन सा आंसर सी होगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको सी ऑप्शन आपको करेक्ट दिखेगा। कैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसका ये हटा के मैंने इसको साइड में रख दिया 1/bx, ओके। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने दोनों को अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कर दिया अल्फ़ा एक्स से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका अल्फ़ा एक्स इसके नीचे रख दूँ, ओके, और इसका अल्फ़ा एक्स इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसे लिख लिया, ओके। नाउ ये जो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, इसको हम लिखते हैं =1, तो इसको मैंने =1 लिख लिया और इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, ओके। तो अगर तो ये इसको मैं अल्फ़ा अपॉन बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्फ़ा अपॉन बीटा ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कुछ कैरेक्टर्स दे रखे, ओके। नाउ इसके अंदर क्या रखा, इट इज़ एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। तो यस, हीमोग्लोबिन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। इट बाइंड ऑक्सीजन इन कोऑपरेटिव मैनर। तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके ऊपर 4 साइड्स होती है, ओके। तो 1 by 1 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता रहता है, ओके। तो कोऑपरेटिव मैनर है, तो ये भी सही है, ओके। नाउ इट हैव अ 4 सब यूनिट ऑफ ऑल 4 बाइंडिंग ऑक्सीजन, तो ये भी सही है। यहाँ पे उसकी सरफेस पे 4 आपको बाइंडिंग सब यूनिट मिलेगी, ओके।
नाउ फिर इसके अंदर दे रखा है फीटल एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन हैव अ सेम सब यूनिट कंपोजिशन। नहीं, जो सब यूनिट होती है फीटल के अंदर अलग होती है और जो एडल्ट होता है उसके अंदर अलग होती है। हमने क्या बोला कि 4 सब यूनिट होती है, कितनी होती है 4 सब यूनिट होती है। ओके, जो फीटल के अंदर सब यूनिट होती है दैट इज द 2 अल्फा एंड द 2 गामा। क्या होती है 2 गामा होती है। बट जो एडल्ट होता है उसके अंदर सब यूनिट होती है दैट इज द 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मीन्स यहाँ पे दोनों के सब यूनिट में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे सेम सब यूनिट है बट ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट सब यूनिट होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ non-Watson's base pair is commonly found in RNA. Which of the following is the correct non-Watson base pair? So option number 2 is correct, that is the GC. Okay, now the rest mass of the photon is, तो photon क्या होता है, that is the pocket of energy। तो इसका अगर वो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो होता है 0। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉन एज अ कैंसर इन ह्यूमन। तो यहाँ पे बहुत सारे वायरस दे रखे हैं। फर्स्ट वायरस दैट इज द इबोला। तो इबोला क्या होता है कि इबोला अगर हो जाए तो वो ऑर्गन्स की फेलियर हो जाता है ना, कैंसर कॉज नहीं करता है। ये ब्लड सीरम के ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ओके, हमारे बॉडी के फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। सो इबोला तो होगा नहीं। ओके, फिर सेकंड इज द ह्यूमन पेपिलो वायरस। ये कैंसर कॉज करता है, दैट इज द सर्वाइकल कैंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन भी देख ले, जापानीज एंसीफ्लेटिस वायरस। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि ये मॉस्किटो की बाइट के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन क्या होता है, स्वेल हो जाता है। रूरल एरिया के अंदर आपको ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो यहाँ से कैंसर नहीं हो रहा है, सो ये भी गलत हो गया। फिर दैट इज जिका वायरस ये आपको एडिस मॉस्किटो की बाइट से होता है। सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव अ ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। सो ऑप्शन नंबर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, दैट इज आरएनए एंड डीएनए। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ अ पर्सन्स विद द ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे कुछ ओ ब्लड ग्रुप की कुछ कैरेक्टर दिखाई दिए। पहले तो बता दो आपको हम कैसे पहचानेंगे ये ए ब्लड ग्रुप है या बी है या ए बी एन या फिर ओ है। तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे जिसकी सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो उसी ब्लड ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पे अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पे ए बी की दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी हो गया। अगर इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओके, हम जो ब्लड ग्रुप होता है उसके एंटीजन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे इसको ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी नहीं होती ना, एंटीजन्स। ओके, नाउ तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए एंड बी एंटीजन्स ऑन दियर आरबीसी। तो बोला गया है कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी सरफेस पे ए एंड बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है। सो ये ऑप्शन तो पूरा गलत है बिकॉज ए यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं होता है। ए एंड बी एंटीजन किसकी सरफेस पे होता है, ए बी की सरफेस पे होता है। ओके, नाउ सेकंड इज द डू नॉट हैव अ ए एंड बी एंटीजन। तो सही है, बट एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन द बॉडी इन द ब्लड, बट ये गलत है। ओके, एंटीजन्स नहीं होता ठीक है, बट एंटीबॉडीज भी नहीं होती है। ओके, सो ये ऑप्शंस आपका गलत है, मीन्स ये वाला सॉरी एंटीबॉडीज होती है ना, मीन्स यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा तो यहाँ पे एंटीबॉडी होगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। ओके, नाउ फिर पूछा गया है सी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो क्या ओ ब्लड ग्रुप लेता है क्या ब्लड, नहीं, ये तो डोनेट करता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कैन बी
सेफली गिव द ब्लड डोनेशन फ्रॉम द डोनर ऑफ ए बी। क्या ए बी वाला ब्लड ग्रुप ओ को ब्लड देता है क्या? नहीं दे सकता, तो ये भी गलत होगा। ओके, इस जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसकी सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, बट उसकी एंटीबॉडीज होती है। ओके, इसलिए ये किसी से ब्लड नहीं ले पाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ टैक्सोल। अब बात आती है टैक्सोल्स क्या? टैक्सोल एक ड्रग होती है। ओके, ये क्या करती है? हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका क्या काम क्या करते हैं? ये डीपॉलीमराइजेशन को, माइक्रोट्यूब्यूल्स की डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट करेगी। मीन्स ये क्या करेगी? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करेगी। ओके, पॉलीमराइजेशन को इनिबिट करना मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको पता है लिम्फ के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होती है, वो कलरलेस होता है, वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ if a family have two children, what is the probability that both the children are boys, given that at the list of one of them is a boy? Okay, तो इसके अंदर पूछा गया है आपको कि या तो आपका यहाँ पे बॉय, सारे बॉयज आने चाहिए, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और या फिर कितनी एक, या फिर कोई एक बॉय हो, है ना, एटलीस्ट वन बॉय। तो इसके अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है अगर हम ये अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकालते तो हमारे पास 4 कंडीशन आएगी। अगर हम बेबी बर्थ के ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी निकाले तो गर्ल एंड बॉय 2 कंडीशन दे रहे कि जब 2 कंडीशन होती है तो आपका 2 कैरेक्टर होते हैं तो आपका 4 पॉसिबिलिटीज निकलती है। या दोनों गर्ल्स होंगे, या एक गर्ल एंड बॉय होगा, या बॉय एंड गर्ल होगा, या फिर बॉय एंड बॉय। तो बॉय एंड बॉय की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमें कैसे निकालना है? E/F। E क्या है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको E से डिनोट करेंगे। F क्या है कि एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन ऑफ अ बॉय, कि एक बॉय होना चाहिए, तो वो हम F से डिनोट करेंगे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों बॉय कंडीशन है। दोनों बॉय कंडीशन कितनी बार आएगी? एक बार ही आ रही है, यहाँ पे 4 में से एक बार आ रही है, दैट इज़ 1/4। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 बॉय, मीन्स एक यहाँ पे बॉय दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मीन्स 3 में बॉय दिख रहा है, दैट इज़ 4 में से 3 में बॉय दिख रहा है हमें, तो 3/4। सो इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है 1/4 अपॉन 3/4। ओके, सो 1/4 को हम ऐसे लिखेंगे। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो आंसर क्या आ गया? 1/3। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ which one of the following carbon position in the 2 oxyribo is joined with adenine base to form a nucleotide? तो इसके अंदर क्या होता है ना कि ये जो आपकी राइबो शुगर है, ओके, ये आपके न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होती है। जब न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होती है, ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पे तो कौन सी जो न्यूक्लियोटाइड राइबो शुगर से कौन से कार्बन से कनेक्ट होती है? वो होती है C1 कार्बन से। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहाँ पे एडेनिन की बात हुई तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, दैट इज द एंटी बीटा C1 डैश N9। N9 क्यों बोला गया? कि यहाँ पे डबल चैन होती है यहाँ पे, तो N9 से कनेक्ट होगा। ओके, N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। फिर हम बात करते हैं, सो ये तो क्या हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस पार्ट सी के अंदर डिस्कस करूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।